मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 का हिंदी व्याकरण का चैप्टर 6 समास। समास की परिभाषा और समास के भेद। हमने रीडर के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज से करते हैं हम व्याकरण। तो चैप्टर 6 है हमारा शब्द निर्माण समास। तो हमने देखा था कि शब्द निर्माण है उसकी प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहले पढ़ा था हमने उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और तीसरी है समास के द्वारा। तो समास विधि से नए शब्द बनाए जाते हैं। नीचे गए चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। घोड़े पर सवार घुड़सवार, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, माता और पिता माता पिता, नीले रंग का कमल नीलकमल। उपयुक्त चित्रों के नीचे शब्द समूह है और उस समूह के लिए एक शब्द भी दिया गया है। यह शब्द समूह से बना संक्षिप्त रूप है और यह शब्द है वो शब्दों से बना एक संक्षिप्त रूप है। तो समास की परिभाषा हो गई परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ ही है पास रखना या छोटा करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना यानी पास रखना या छोटा करना। भाषा के प्रयोग में सामासिक शब्दों के प्रयोग से संक्षिप्तता और शैली में उत्कृष्टता सटीकता आती है। कि समास का जब भाषा में हम सामासिक पदों का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या आती है? संक्षिप्तता आती है, शैली में उत्कृष्टता आती है और सटीकता आती है। उदाहरण के लिए राजा का महल कहने के स्थान पर जब राजमहल कहना ही उपयुक्त रहता है। समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास से बने पद सामासिक पद कहलाते हैं और समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और जो समास से बने शब्द हैं उन्हें सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं और समस्त पद के अंगों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण भी इस प्रक्रिया को समझते हैं, समझे। गंगा जल समस्त पद है, गंगा इसमें पूर्व पद है और जल इसमें क्या है? उत्तर पद है। विग्रह हुआ इसका गंगा का जल और समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का क्या हो गया? इसमें लोप हो गया। अब है समास के भेद। समास के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से देखते हैं? तो समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी कि पहला पद वो क्या हो? अव्यय हो। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द यानी जिनमें लिंग वचन रूप के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। और वही प्रधान हो कि जिसमें पहला पद है यानी पूर्व पद है वो अव्यय हो, वही प्रधान हो और जो अथवा शब्द की आवर्ती से समस्त पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है इसका आजन्म, विग्रह हुआ जन्म से लेकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, रातों रात रात ही रात में, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, भरपेट पेट भरकर, आमरण मरण तक, यथाविधि विधि के अनुसार, यथोचित जो उचित हो। तो यहाँ पर आ, यथा और प्रति अव्यय हैं। इनसे मिलकर बने शब्द भी क्रिया विशेषण यानी अव्यय बनते हैं। इसी प्रकार से घर घर गली गली पुनरुक्ति शब्द से भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। अव्ययी भाव में समास में कौन सा पद प्रधान था? हमारा पहला पद। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। और जब समस्त पद बनाते समय इसमें कारक चिन्ह यानी परसर्ग का लोप हो जाता है। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो जो कारक की विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, जब समस्त पद बनाते हैं तो का हट जाएगा, क्या हो गया? राजपुत्र। तत्पुरुष समास के उदाहरण यानी तत्पुरुष समास है उसके भेद किए गए हैं। जिस प्रकार से हमारे कारक हैं उसके 8 भेद होते हैं ना, तो जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद हैं। पहला कर्ता कारक और लास्ट वाला संबोधन कारक को छोड़ के जितने भी कारक हैं उन्हीं के आधार पर इसका भेद किए गए हैं। जैसे कर्म कारक की विभक्ति परसर्ग का लोप, ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास। ग्रामगत ग्राम को गत, सर्वप्रिय सबको प्रिय, यश प्राप्त यश को प्राप्त, वन गमन वन को गमन। करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो गया तो ये हो गया आपका करण तत्पुरुष। तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, रेखांकित रेखा से अंकित, हस्तलिखित हस्त द्वारा लिखित।
संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप, तो संप्रदान कारक हो गया आपका संप्रदान। तत्पुरुष समास, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राह खर्च, राह के लिए खर्च, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपादान कारक की विभक्ति, परसर्ग यानी से का लोप यानी अपादान तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध कारक विभक्ति, का के की का लोप यानी संबंध तत्पुरुष। राजसभा, राजा की सभा, सेनापति, सेना का पति, देश प्रेमी, देश का प्रेमी, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण कारक की विभक्ति, में और पर का लोप, तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया ये आपका। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, शरणागत, शरण में आगत, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास यानी स्वयं पर विश्वास। तो इस प्रकार से ये जो आपके कारक हैं उसी के आधार पर इसका भेद किया गया है। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है बेटा? कर्मधारय समास में जिस समास में दोनों पदों में, पहले पद और दूसरे पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य हो गया आपका जिसकी विशेषता बताई जाए और जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण विशेष्य। उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, वो होता है आपका कर्मधारय समास में। तो इसमें दो तरह से इनके संबंध बताए जाते हैं, एक तो विशेषण विशेष्य के द्वारा, दूसरा उपमान और उपमेय के द्वारा। विशेषण विशेष्य का जैसे नील कमल, नीले रंग का कमल यानी नीला है जो कमल, कमल की विशेषता की वो कैसा है? नीला। महाराजा, महान है जो राजा, राजा की विशेषता की वो महान है। ये तो हो गया आपका विशेषण विशेष्य का। आगे है आपके जो उपमान और उपमेय के हैं, जैसे उपमान और उपमेय में विद्या धन, विद्या रूपी धन, तो धन की समानता किससे बताएगी? उपमा विद्या से। मुख चंद्र, चंद्र मुख की विशेष किसके समान बताया? चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा के समान मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। देह लता, देह रूपी लता। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा आपका कि उपमेय और उपमा का संबंध बताया गया है। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा, और जब समस्त पद हम बनाएंगे तो समूह या का अर्थ देता है, वो क्या करता है? समूह का बोध कराता है, वहां पे होता है द्विगु समास। जैसे तिरंगा, ती पहला शब्द क्या आ रहा है? तीन, संख्यावाची, तीन रंगों का समूह। पंचवटी, पहला शब्द क्या हो गया? पांच, यानी संख्यावाचक पांच वटों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों यानी नदियों का समाहार। तो क्या हो गया द्विगु समास में कि द्विगु समास में पहला पद है वो कैसा होता है? आपका संख्यावाची होता है। अगला है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों ही पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या योजक लगते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। दाल रोटी, दाल और रोटी। भला बुरा, भला या बुरा। सुख दुख, सुख और दुख। अब है आपके बहुब्री समास। बहुब्री समास क्या है? जिस समस्त पद पर कोई भी पद प्रधान न हो, कि बहुब्री समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर जो समस्त पद है वो किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, वहां पर होता है बहुब्री समास। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थ था शिव जी, तो यहाँ पर किसका अर्थ करवाया? शिव जी का, तो अन्य अर्थ का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये है बहुब्री समास। पीताम्बर, पीले हैं। अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण कर रखा है जिसने अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके अर्थात ब्रह्मा। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। गजानन, गज का मुंह है जिसका अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो बहुब्री समास में क्या है कि देखो सभी में लास्ट में किसी और की ओर संकेत किया गया है, तो यह है आपका बहुब्री समास।
तो कल करेंगे बेटा हम इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have started our 6th chapter, the revolt of 1857, 1857 की क्रांति in history. In this chapter we read about the beginning of resistance, causes for the uprising like political factor, economic factor and social factor. We continue our today's class with the next factor, religious factor, धार्मिक कारण. The coming of many Christian missionaries was a source of suspicion for the Indians. कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज का भारत में आना भारतीयों के लिए संदेह का विषय था. They feared that, वे डरे हुए थे that they would be converted, कि उनको बदल दिया जाएगा to Christianity, कि उनको क्रिश्चियन धर्म में बदल दिया जाएगा. The social reforms taken up during this period were also seen as an intrusion into their tradition and culture. कि जो सामाजिक बदलाव हो रहे थे, जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, सुधार हो रहे थे, उनसे भी उन्हें लग रहा था कि हमारे जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसके अंदर दखल अंदाजी हो रही है. द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो मीन्ड दैट मैनी मुस्लिम मौलवीज एंड हिंदू पंडित लॉस्ट देयर ट्रेडिशन रोल्स. कि भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा का आना भी, कि पश्चिमी शिक्षा का इंट्रोडक्शन होना भी ये साबित कर रहा था कि जो मुस्लिम मौलवीज हैं और जो हिंदू पंडित हैं, वो अपना जो ट्रेडिशनल रोल है, जो परंपरागत जो उनका स्थान है, वो उसको खो रहे थे. अब है मिलिट्री सोर्सेज. कि इन 1816 द कंपनी पास्ड ए लॉ. 1816 में कंपनी ने एक नियम पास किया which stated that the Indian spoils in the army would be taken aboard if required. कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको विदेश ले जाया जाएगा अगर ज़रूरत हुई तो. This was however not acceptable for the Hindu soldiers who believed that they would lose their caste if they crossed the sea. कि ये उन हिंदू सैनिकों के लिए स्वीकार योग्य नहीं था जो ये सोचते थे कि उनकी जाति चली जाएगी, उनका धर्म चला जाएगा अगर उन्होंने समुद्र को पार किया. Moreover, the spoils were ill-treated and humiliated. इसीलिए बहुत सारे जो स्पॉयल्स थे, सैनिक थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अमानवीय व्यवहार किया जाता था. Discrimination in the army meant that none of the Indian could get promoted to high position in the army. और जो बहिष्कार, जो उनके साथ बुरा व्यवहार, उनका जो शोषण हो रहा था, उसका मतलब ये भी था कि भारतीयों को हाई पोस्ट नहीं दी जाएगी आर्मी में. The impoverishment of the peasant also affected the spoils and most of these soldiers were from peasant families. कि जो peasants थे, किसानों का जो दमन हो रहा था, उनका जो शोषण हो रहा था, ये भी एक कारण था. spoils as most of soldiers were, कि जो बहुत सारे सोल्जर्स थे वो इन पीजेंट्स के घर से थे. द डिसकॉन्टिमेंट एंड अनसर्टेनिटी क्रिएटेड हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट द रिवोल्ट. कि ये जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, ये जो उनका कटाव हो रहा था, इसी ने हेल्प की इन रिवोल्ट को आने में. मतलब जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, जो उनके साथ बार बार में उनको यहाँ से विदेश ले जाने की बात हो रही थी, या जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो भी रीज़न रहा हो, इसी ने हेल्प की रिवोल्ट को आने में. अब है इमीडिएट कॉजेज. द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल वॉज द इमीडिएट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट. कि जो एनफील्ड राइफल का जो आना था, वो क्या था, एक इमीडिएट कॉज था, अचानक कारण था इस रिवोल्ट के आने का. एनफील्ड राइफल क्या है कि एक ऐसी गन थी. द न्यू गन वॉज इश्यूड इन 1856 एंड इन ऑर्डर टू लोड द राइफल द सोल्जर हैड टू बाइट द कारतूज विच हैड बीन ग्रेस्ड विद बीफ टैलो एंड पिग फैट. कि ये जो नई गन आई थी, जो 1856 में इशू हुई थी, इसके अंदर जो कारतूस भरा जाता था, ठीक है, वो क्या था कि उसको सोल्जर्स को, उसको सैनिकों को मुंह से खोलना पड़ता था, और जो कारतूस के मुंह पे जो ग्रीस लगी हुई थी,
जो चिकना पदार्थ लगा हुआ था वो या तो गाय या भैंस की चर्बी लगी हुई थी या सूअर की चर्बी लगी हुई थी। और गाय की चर्बी हिंदू धर्म के लिए हिंदू धर्म का अपमान था और सूअर की चर्बी मुस्लिम धर्म का अपमान था। बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर वर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू मेक दैम लॉस देयर रिलीजन। और जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म थे, दोनों ही तरीके के सोल्जर्स थे, वो ये सोच रहे थे अब कि सरकार उनसे उनके धर्म को छीनना चाहती है। ऑन मार्च 1857 मंगल पांडे रिफ्यूज्ड टू यूज द कार्टेज एंड ओपन फायर ऑन हिज सुपीरियर व्हेन ही वाज फोर्स्ड। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने उन कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। और जब उनको फोर्स किया गया तो वो अपने जो सुपीरियर थे, उनके जो उच्च अधिकारी थे, उनके ऊपर वो भड़क उठा। ही वॉज ए सोल्जर ऑफ द 34th बंगाल इन्फेंट्री हु वॉज द अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। कि जो सोल्जर था ये वो 34th बंगाल इन्फेंट्री का था, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। दिस इंसिडेंट बूस्टेड द मोरली ऑफ द इंडियन स्पॉइज। और इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने जो इंडियन स्पॉइज थे, इंडियन सिपाही थे, उनके जमीर को जगा दिया था। अब है मेरठ। एट मेरठ द अपराइजिंग टूक ए वॉयलेंट फॉर्म। कि मेरठ के अंदर इस क्रांति ने एक बहुत ही वॉयलेंट रूप ले लिया था। ऑन 9 मई 1857 द सोल्जर्स ऑफ द 3rd cavalry refused to touch the cartridges, as a result of which they were sentenced to 10 years of imprisonment। कि 9 मई 1857 को जो 3rd कैवेलरी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इन कारतूसों को हाथ लगाने से मना कर दिया और इसका परिणाम क्या निकला कि उनको 10 साल की सजा हुई जेल की। दिस ऑर्डर एनग्रेन्ड द रिमेनिंग स्पॉइज हु देन वेंट ऑन द स्टॉर्म ऑफ द प्रिजन रिलीजिंग द प्रिजनर्स। और इस आदेश ने क्या किया कि जो बाकी सैनिक थे उनको उनके अंदर एक आग भड़का दी कि अब वो उन सैनिकों को मुक्त कराने के लिए चल दिए। बिफोर दे मार्च्ड ऑन टू दिल्ली, कि जब वो दिल्ली के लिए चले, द स्पॉइज हैड किल्ड ए नंबर ऑफ यूरोपियन इंक्लूडेड वुमेन, कि उन्होंने बहुत सारे यूरोपियनों को मार दिया जिसके अंदर औरतें भी शामिल थी। अब है दिल्ली। ऑन 11 मई 11 मई को द रेबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल भगत, की जो लीडरशिप जो क्रांति हुई वो जनरल भगत के अंडर में हुई, रीच्ड दिल्ली, दिल्ली पहुंची एंड मेड द मुगल रूलर, और उन्होंने बहादुर शाह जफर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ इंडिया, उन्होंने बहादुर शाह जफर को जो मुगल रूलर था अपना राजा बनाया, इंडिया का एम्परर घोषित किया। मैनी पब्लिक बिल्डिंग वर सून कैप्चर्ड एंड ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश वर ऑल्सो किल्ड, कि बहुत सारी बिल्डिंग्स को कैप्चर कर लिया गया और जो ब्रिटिश थे उनको मार दिया गया। फ्रॉम दिल्ली द रिवोल्ट स्प्रेड टू अदर सेंटर्स लाइक कानपुर, बरेली एंड झांसी, और इसके बाद जो ये रिवोल्ट थी वो और भी सेंटर्स पे फैल गई जैसे कानपुर, बरेली और झांसी, अमंग अदर्स, इनमें भी फैल गई। इट वॉज ऑलरेडी जून व्हेन द न्यूज़ ऑफ द अपराइजिंग इन इंडिया रीच्ड इंग्लैंड, और ये जून था जब ये न्यूज़ की क्रांति, भारत के अंदर क्रांति हो गई है, ये न्यूज़ इंडिया से इंग्लैंड पहुंची। अब है कानपुर। एट कानपुर द रिवोल्ट वॉज लेड बाई नाना साहेब द पेशवा, कानपुर के अंदर ये रिवोल्ट नाना साहिब के द्वारा हैंडल की गई, मतलब इसकी अगुवाई किसने की थी? नाना साहिब ने की थी, जो पेशवा थे। अलोंग विद तात्या टोपे ही एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम कानपुर, और ये क्या थे? तात्या टोपे के साथ इन्होंने ब्रिटिश के ऊपर आक्रमण किया कानपुर से, उन्होंने उसका विद्रोह किया। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ गवर्नर अंडर द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, और उन्होंने भी खुद को डिक्लेयर कर दिया गवर्नर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर में। द ब्रिटिश सून एग्रीड टू सरेंडर एंड नाना साहिब एग्रीड टू प्रोवाइड सेफ पैसेज टू द यूरोपियन हु कुड मूव फ्रॉम कानपुर टू इलाहाबाद, और ब्रिटिश ने जल्दी ही सरेंडर कर दिया, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, और नाना साहिब एग्री हो गए
उन यूरोपियंस को बचाने में जो मूव कर रहे थे कानपुर से इलाहाबाद के लिए। On 27 June, 40 boats carrying British women and children were fired upon by नाना साहेब ट्रूप्स। कि 27 जून को 40 बोट जो ब्रिटिश औरतों और बच्चों से भरी हुई थी वर फायर्ड अपॉन, कि जो 40 बोट थी जिसके अंदर ब्रिटिश वुमेन और चिल्ड्रन भरे हुए थे, उनको नाना साहिब की जो सैन्य टुकड़ी थी उन्होंने आग लगा दी। मैनी वुमेन, चिल्ड्रन एंड सोल्जर डाइड एज ए रिजल्ट एंड दिस लेड टू इंक्रीज एंटी इंडियन सेंटिमेंट इन ब्रिटेन। कि बहुत सारे औरतें, बच्चे और सोल्जर्स मरे इसमें, और इसने क्या किया कि एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स, की भारतीयों के अंदर कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, ये ब्रिटेन के मन में ये आ गया। हाउएवर इट वाज नॉट क्लियर एज टू हु ऑर्डर दिस फायरिंग, और ये क्लियर नहीं हो सका कि ये फायरिंग के ऑर्डर किसने दिए थे। मतलब ये नाना साहिब ने ऑर्डर नहीं दिए थे, ये ब्रिटिश की ही चाल थी, और इसमें उन्होंने खुद से ही फायरिंग कराई थी ताकि वो भारतीयों को अपना शिकार बना सके। लेकिन उसमें कौन बन गया? ब्रिटिश सरकार के ही, ब्रिटिश के लोग ही उनका शिकार बन गए। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। वी रीड द रिमेनिंग चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Students, this is for class 8. Students, as you all know, we are doing phrases and clauses. Now I had told you about the define of phrases, clauses and kinds of phrases. As you all know, there are 3 kinds of phrases. We have done with noun and adverb phrase. Now let's start with the third one, that is adjective phrase. In previous video, we completed with the book exercise of adverb. Now let's start with the adjective phrase. First of all, I want to tell you about what is the meaning of adjective phrase. Adjectives क्या होते हैं? Adjectives are the work which is done, how we are doing the work. When a group of words does the work of an adjective in a sentence, we call it the adjective phrase. जो हम काम करते हैं और वो काम एडजेक्टिव के लिए किया जाए, उन्हें हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वी नीड एन एक्सपीरियंस्ड लीडर फॉर दिस एक्सपेडिशन। हेयर experienced is the adjective and we need a leader with experience for this expedition. Here is the with experience is the adjective phrase. Okay students, now we are having a study table to show some adjectives and adjective phrases. So students, you can read these phrases as you read the adverb and adverb phrases. जैसे आपने एडवर्ब फ्रेजेस के वो पढ़े थे, उस तरीके से ही ये एडजेक्टिव्स के हैं, आपको ये रीड करने पड़ेंगे। इसको रीड करने से आपको इजीली कंफर्टेबली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। यू कैन सी हेयर, फर्स्ट सेंटेंस इज अ काइंड हार्टेड जेंटलमैन। काइंड हार्टेड कौन सा होता है? जो फुल ऑफ काइंडनेस, यानी कि अच्छे दिल के जो होते हैं। अ जेंटलमैन विद अ हार्ट फुल ऑफ काइंडनेस। सो इसमें हमें काइंड हार्टेड का एग्जैक्टली मीनिंग गिवन है। सो वी आर डूइंग आर एडजेक्टिव फ्रेजेस टू फाइंड आउट लाइक दिस. We can find out our adjective phrases easily. Now on the basis of this, we are having a book exercise. Now let's start with it. Underline the adjective phrases in these sentences. When Nadia learnt about the proposal, she embraced it with great eagerness. She thought it was an excellent career move. Here with great eagerness is the adjective phrase, and excellent career move. There are the 2 adjective phrases in this sentence. Second is Tenali Ram was a man of great wit and wisdom. Great wit and wisdom is the adjective phrase. In this sentence, we are having only one with great eagerness. No need to do this. This is not
Okay, this is an issue of great importance and should be addressed at once. Great importance. Great importance is the adjective phrase. The pond with clean, sparkling water was gathering place for many nature lovers. So here, clean, sparkling water is the adjective phrase. In this sentence, not this clean, sparkling water, here is the gathering place for many nature lovers is the adjective phrase. Students, like this you are going to underline the adjective phrases. Now again we are having the same exercise which is we have done in the adverb phrases. Highlighted adjective phrases are given. You have to do only write it down a word with the same meaning. For an example, Priyanka Chopra is an artist of great versatility. तो वर्सटाइलिटी मतलब होता है कि उसके हर तरह की उसके पास वर्सेटाइलिटी यानी कि डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग वैरायटीज हैं. इज एन आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट वर्सेटिलिटी. तो यहाँ पे आप लिखेंगे इज एन आर्टिस्ट ऑफ वैराइटीज वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो इस पर सूट कर रहा है, यानी कि जो परफेक्टली अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो इस पे सूट करेगा उस सेंटेंस को आप इस यहाँ पे लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ड सेंटेंस इज एज द टूर केम टू एन एंड एवरीबडी पैक्ड देयर बैग्स टू गो होम देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर फुल ऑफ ग्लूम. फुल ऑफ ग्लूम मतलब होता है जब बहुत अच्छा क्या हो जाता है, मौसम हो जाता है. गुड एटमॉस्फेयर, यू कैन यूज हेयर गुड एटमॉस्फेयर ऑल्सो अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज. And we are having another exercise, and we will start with the next page. Third one is I could not fathom why did not no one man of sense. Or sense is a meaning, you have to going to write it down here. Again, third question is C part. Rewrite these sentences replacing the highlighted adjectives with suitable adjective phrases. सो आपको क्या करना है, इसमें गिवन है वन वर्ड आपको एडजेक्टिव का गिवन है, इससे क्या फ्रेम करना है आपको एडजेक्टिव फ्रेजेस. नाउ आई विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन. प्रिया डिसाइडेड टू बोरो अ पर्ल नेकलेस फ्रॉम हर आंट. सो हेयर यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन वर्ड विच इज सूटेड फॉर द पर्ल. यहाँ पे फ्रेज लिखना है आपको, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पर्ल का मतलब लिखना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्ल. सो पर्ल मीन्स पेटल ऑफ, यू कैन राइट इट डाउन. द मीनिंग ऑफ पर्ल इज हेयर you are going to write it down the meaning. A shade of white color bleached bones is the meaning of pearl. Like this you are going to write it down. The another meaning of heroic, blue-eyed, popular, Chinese, mountain, like this. And also complete the phrases with adjective phrases. These sentences you are going to write it down. Easily you can write it down these adjectives, or you can cross this exercise. No need to do this. You have to do up to the C part.
Okay, students, this is your homework. You have to do these exercises in your notebook. We completed with the chapter now. No, we are going to start with the another topic on the next video. Good morning, student. Welcome to online class. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student for class 8. Today we are just going to start the revision of chapter number 8. That is the paddler कारवां. इट मीन्स इस चैप्टर में क्या है कि कारवां के ऊपर बताया गया है कि पैडलर मैन जो अपना सामान बेचता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसमें क्या है कि ही यूज टू जस्ट कीप ऑल हिज थिंग्स इन दिस कारवां उसमें सारा रहने का और सामान बेचने का सारी चीजें होती है. एंड ही usually go for one place to another and he used to sell his own things. So let us start the revision of this chapter. So let us start the question number 1. See, where does the peddler man live? Peddler man कहाँ रहता था? Who else live with him there? और उसके साथ कौन रहता था? तो इसका आंसर क्या है? देखिए, a peddler has no fixed home. पैडलर जो मैन है उसका कोई फिक्स्ड होम नहीं था. द पैडलर मैन यूज टू लिव इन ए कारवा. पैडलर मैन एक कारवा में रहता था. विच वॉज ड्राइव बाय ए हॉर्स, जो कि एक घोड़े के द्वारा चलाया जाता था. विद हिम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑल्सो लिव, और उसके साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी रहते थे. एंड मूव विद हिम इन द कारवा, और जो कारवां के साथ वो भी उसके साथ मूव करते थे. सो सी द क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द कारवा ऑफ द पैडलर मैन. पैडलर मैन जो है उसके कारवां के बारे में डिस्क्राइब कीजिए. नाउ सी द आंसर. कारवा इज अ प्लेस cart which has windows, a chimney of tin. It is drawn by horse. It moves from place to place, so selling goods. The peddler man moved with his wife and children, and he is the master of his own will. कारवां जो है वो एक कार्ट और प्लेस में होता था, जो कि जिसमें विंडो होती थी और एक टिन की चिमनी भी बनी होती थी, और ये एक घोड़े के द्वारा चलाए जाते थे. एंड इट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे. सो टू सेलिंग गुड्स, अपना सामान बेचने के लिए. तो क्या है कि द पेडलर मैन अपने पत्नी और बच्चों के साथ चलता था उस कारवां में, और ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, यानी कि वो अपने मर्जी का मालिक था. उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंपल्शन नहीं था, कोई दबाव नहीं था, वो अपनी मर्जी का खुद मालिक था. देयर इज नो बर्डन ऑन हिम अबाउट वॉट टू डू और हाउ टू डू. वो अपने मर्जी का मालिक खुद होता है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं होता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है कि कैसे करना है और क्यों, कैसे करना है और क्यों करना है, क्या करना है. सो सी द क्वेश्चन नंबर 3. What does the peddler man do to draw the attention of the people? जो पैडलर मैन है वो लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए अपनी तरफ क्या करता है. आंसर देखिए इस क्वेश्चन का. द पैडलर मैन यूज टू clashes the means like a bell to make attention of the people towards him. यानी कि पैडलर मैन क्या करता है कि जो बेल होती है उसके कारवां में जो लगी होती है उसे वो जोरों से हिलाता है, जिससे कि बेल की जैसी आवाज आती है, और उस आवाज से लोगों को ये पता चल जाता है कि हाँ पैडलर मैन इज ऑन द वे, और वो उनसे सामान खरीद सकते हैं. तो अपनी तरफ अटेंशन करने के लिए पैडलर मैन उनको बेल्स को जो है हिलाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. To what does the poet compare the peddler man's house? यानी कि पोएट ने पैडलर मैन के घर को किस चीज से कंपेयर किया है, किस चीज से तुलना की है. तो इसका आंसर देखिए. द पोएट कंपेयर द पैडलर मैन्स हाउस
as a कारवां which was driven by a horse। यानी कि पोएट ने जो है पैडलर मैन के घर को एक कारवां की तरह जो है कंपेयर किया है, जिसे कौन चलाता है, जिसे घोड़े ड्राइव करते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द लाइन कन्वे द रोड्स आर ब्राउन एंड द सी इज green? Now answer of this question is the roads are brown means when peddler man keep on moving, he moves on way that seems like brown color। जब पैडलर मैन जो है रोड्स पे चलता है तो उसका क्या मतलब होता है कि जब वो मूव कर रहा है रोड पे तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो रास्ता जो है ब्राउन कलर का हो। एंड सी, और जो है सी is green means that on the way both sides are green like a sea। अब सी इज ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे वो ब्राउन रोड पे चलता है तो दोनों साइड जो है जो ग्रीनरी होती है वो ऐसा लगता है जैसे कि उसके चारों दोनों साइड जो है क्या है, समुद्र है, सी है। तो इस तरह से जो है पैडलर मैन का जो है ये चीज कंपेयर की गई है। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपकी यहीं तक है और आपको एज यूजुअल करना क्या है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, सबसे पहले आप अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject GK है, class is 8th and chapter number Student, chapter number 24 is gestures of the world. Here some gestures are given. You have to learn their name. Student, first one is island of Mediterranean Sea belongs to Italy and here Napoleon lived in exile। जो नेपोलियन है वो एक्साइल में रहते हैं यहाँ पे, और ये आइलैंड कहाँ का है, मेडिटेरियन सी का। तो आंसर इज एल्बा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज ए स्टेट कनेक्टिंग रेड सी एंड इंडियन ओशन। ये एक स्टेट कनेक्टिंग लाइन है जो किसको कनेक्ट करती है, रेड सी, लाल सागर और भारतीय सागर को। तो ये कौन सी लाइन है, आंसर इज बहेल मंडल। भेल मंडल है इस नेम, इस जो कनेक्टिंग लाइन है इसका नेम। नाउ नेक्स्ट वन इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, आंसर इज जिनेवा। ट्रेंड मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे है उनके सबके जिनेवा में ही जो है इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस चैप्टर में जब आइलैंड रिवाइज कराए थे तब उसमें ये क्वेश्चन भी आया था कि बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया कौन सा है, आंसर इज जावा। दैट इज द आंसर, जावा। नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज ए स्टेट बिटवीन सिलसी एंड इटालियन मेनलैंड। जो इटालियन मेनलैंड है वो स्टेट्स है उसके बीच में लाइन है, स्टेट लाइन। तो आंसर इज मैशिना। नाउ नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एटम bombs was dropped at here August 6, 1945. That city is हिरोशिमा। स्टूडेंट, ये सिटी है जापान में, इसके साथ एक है नागासाकी एंड हिरोशिमा। अपने साइंस की बुक में भी रीड किया होगा ये कि ये दो प्लेस ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट टाइम जो अणु एटम बम है उसको गिराया गया था। नाउ नेक्स्ट वन इज बिगेस्ट आयरन एंड स्टील सेंटर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा आयरन और स्टील सेंटर कहाँ पे है, पिट्सबर्ग में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फेमस फॉर इट्स ऑब्जर्वेटरी फ्रॉम विच स्टैंडर्ड टाइम इज रिनोव्ड। जो ऑब्जर्वेटरी फ्रॉम विच स्टैंडर्ड टाइम इज रिनोव्ड ये कहाँ पे फेमस है, किस लिए जो फेमस है उसके लिए कौन है ये,
8. Answer is Greenwich. Now next one is headquarters of International Court of Justice. तो इसका आंसर है ह्यूज या हेग भी बोलते हैं इसको. Now next one is सेंटर ऑफ डायमंड माइन इन साउथ अफ्रीका. तो आंसर इज किम्बरले. जो साउथ अफ्रीका स्टेट कॉन्टिनेंट है उसमें डायमंड की माइन मीन्स माइन का मतलब होता है खान. डायमंड की खाने कहाँ पे हैं? किम्बरले में. द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी टाइम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है और आपके जीके के SA1 में भी पूछा जा सकता है. तो इसका आंसर है वर्खोयास्क जी. कि वर्ल्ड का जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो कौन सा है? वर्खोयास्क. Now next one is it is an island in the Pacific where the first experimental bomb explosion took place. Pacific Ocean जो इंडिया के वर्ल्ड के 5 फेमस ओशियंस है उसमें 1 इज पैसिफिक ओशियन और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया गया था. तो दैट इज बिकनी. बिकनी इस प्लेस का नेम है. तो स्टूडेंट ये आपके गेस्ट ईयर्स थे वर्ल्ड के जो मेन फेमस प्लेसेज हैं. आपको इनको लर्न करना है अपने एग्जाम के लिए. Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer and today's my topic is MS Excel. So let's revise MS Excel. Okay. Our first question is what is MS Excel? MS Excel is an application software that is used to making record of relative data. जो सेम डेटा होता है उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल सैलरी शीट, बैलेंस शीट लाइक दैट. ओके. तो स्टूडेंट MS एक्सेल की स्क्रीन हम जैसे हम ओपन करते हैं वही प्रोसेस है जैसे कि वर्ड को ओपन करते हैं और प्रोग्राम एसेसरीज ऐसे MS ऑफिस में जाके यही प्रोसेस है. और जब आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी. उसमें एक टेबल टाइप में जो कहते हैं ना ग्रिड लाइन में आपको फॉर्म मिलेगी इस तरह से रो और कॉलम में. इसके कंपोनेंट कौन कौन से MS एक्सेल के? फर्स्ट वन इज रो, कॉलम, सेल, वर्कबुक एंड वर्कशीट. दैट आर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट. स्टूडेंट जो ये बॉक्स है इसमें जो वर्टिकल बॉक्स है इसको बोलते हैं हम कॉलम एंड जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स है इस तरह से ये क्या है? हमारी रो. और जो एक कंप्लीट एक छोटा बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सेल. मीन्स जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो क्या है? हमारा सेल. इस कंप्लीट सीट को बोलेंगे वर्कशीट. बट हमारे पास आपने देखा होगा जब स्क्रीन ओपन करते हैं तो वर्कशीट 1, 2, 3 इस तरह से बहुत सारी वर्कशीट होती हैं. इन सभी वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वर्क बुक. ओके. नाउ वी डिफाइन रो, कॉलम, सेल, वर्कबुक एंड वर्कशीट. आवर फर्स्ट वन इज रो. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज. टोटल रो कितनी होती है? 10,48,576. स्टूडेंट जो ये इनकी संख्या है वो अकॉर्डिंग टू वर्जन अलग अलग होती हैं. तो जो 7 का वर्जन है उसमें क्या होता है? 10,48,576. नेक्स्ट वन इज कॉलम. वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम. जो वर्टिकल होती है वो कॉलम होती है. ये होते 256. वैसे तो ये रोमन लैंग्वेज में लिखे होते हैं ABCD अप टू फिर बट काउंटिंग में 256 होते हैं. सेल. इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड. जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल. मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था. वर्कशीट. वर्किंग एरिया होता है वो क्या होता है? वर्कशीट जहाँ पे हम वर्क करते हैं जैसे कि यहाँ पे हम टाइपिंग वगैरह करेंगे तो ये हमारा वर्किंग एरिया है दैट इज वर्कशीट. एंड कलेक्शन ऑफ वर्कबुक इज वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक. वर्कबुक क्या होती है? जो मैनी वर्कशीट होती है उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज आप MS एक्सेल में कोई भी फाइल सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन होता है .exe. फॉर एग्जांपल आपके फाइल फोल्डर में बहुत सारी फाइल है आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी एक्सेल की कौन सी वर्ड की. तो आप चेक करेंगे जिसके पीछे exe है इट मीन्स वो एक्सेल की फाइल है. जिसके पीछे DOC है वो क्या हो जाएगी? वर्ड की फाइल. डॉक्यूमेंट विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस 2019. जो वर्जन है वो MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है. और MS एक्सेल में इस तरह का फिल इन द ब्लैक्स पे आपसे पूछा जा सकता है कि एक सेपरेट शीट प्रोग्राम है या एक वर्ड प्रोसेसर है. अगर यहाँ पे MS वर्ड होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? वर्ड प्रोसेसर. एक्सेल है तो स्प्रेडशीट. अगर नोटपैड होता तो टेक्स्ट एडिटर. तो ये अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं.
अपने वर्क के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन क्या मीन्स कहाँ कहाँ ये यूज होता है, रिकॉर्ड बनाने में, टाइम टेबल, सैलरी शीट्स, बैलेंस शीट्स, रिपोर्ट कार्ड, चार्ट ऑफ रिकॉर्ड एनी डेटा मीन्स कोई भी डेटा आपके पास उसको विद चार्ट आप इसमें रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। और टेबलर रिकॉर्ड ऑफ एनी डेटा मीन्स कोई, लास्ट में यही है कि जैसे कि आपके पास क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि किसी भी डेटा का टेबल में रिकॉर्ड बनाने के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन थे जो एमएस एक्सेल से रिलेटेड थे, आपको इनको रिवाइज करना है एग्जाम के लिए। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देखें, एमएस एक्सेल को ओपन करके कोई भी टेबल बना के देखें, टाइम टेबल वगैरह की। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। A very pleasant morning to all my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our SA1 syllabus, and to continue that revision work, I am going to discuss short question answer of chapter 12 with you in this video. So let's get started, student, and I hope you will listen it very carefully because it's your revision work, and through this revision work you will be prepared yourself for your best exam that is of your SA1. Okay, so let's get started it. Student, as you know that in today's video we are going to do the revision work of our short question answers. So let's get started, student, our first question is, what is friction? फ्रिक्शन, एज यू नो दैट वी आर डूइंग द रिविजन वर्क ऑफ द चैप्टर फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एंड वी हैव ऑलरेडी रीड इट इन आवर चैप्टर. एज यू नो दैट फ्रिक्शन इट इज़ अ टर्म दैट रिलेट्स टू द, आप इसे थिंग या फिर कोई ऑब्जेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट तब आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है. सो स्टूडेंट, फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर. देखिए क्या होता है स्टूडेंट, जो फोर्स होता है जब किसी भी दो सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद जब फोर्स अप्लाई होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, वो जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है, वन ऑब्जेक्ट अनदर सरफेस के ऊपर मूव हो रहा है. सपोज दैट ये आपका पेपर है, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ये आपका जो पेपर है, इस पे मैं जब ये इस पेन से राइट कर रही हूँ, सो इस पेन से जो राइटिंग वर्क हो रहा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है. सो दैट इज द फ्रिक्शन. बिकॉज फ्रिक्शन का मतलब होता है, जनरली अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन को हम नॉर्मली रगड़ बोलते हैं, कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन हो रहा है, बिकॉज ये पेपर है इतना स्मूथ है, आपको देखने में स्मूथ लग रहा है, बट इसमें भी कुछ रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज क्रिएट होती हैं, एंड ये कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है. आप राइटिंग वर्क करते करते भी कभी कभी आपका हाथ बंधने लगता है, आप एकदम स्मूथ हैंड राइटिंग में नहीं लिख पाते हैं. सो दैट इज, आप कह सकते हो दैट इज द फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज ड्रैग? अब ड्रैग क्या होता है? ड्रैग भी स्टूडेंट एक काइंड, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन. ये भी एक फ्रिक्शन होता है, बट इट इज़ अप्लाइड एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स ओनली. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग. वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि फ्लूइड्स के थ्रू एक्सर्ट किया जा रहा है, मीन्स जैसे वाटर है, ऑयल है, आपका कोई भी इस तरीके का लिक्विड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया जाता है, दैट इज नोन एज द ड्रैग. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 इज, स्टूडेंट you have to differentiate between the rolling and sliding friction. रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है. द फर्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड द सेकंड वी विल डिफाइन दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है. रोलिंग, एज इट्स नेम सजेस्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन, इट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इन रोलिंग पोजिशन, या कोई भी रोल हो रहा है. ओके, तो रोल और स्लाइड दे बोथ आर द डिफरेंट, बट आपको सुनने में ये सेम सा साउंड हो रहा होगा, बट दे बोथ आर द डिफरेंट. रोलिंग का मतलब है ये पेन आपका जो है ये रोल हो रहा है. ओके, और स्लाइडिंग का मतलब भी ये पेन इसी पोजीशन में इस तरीके से स्लाइड हो रहा है. सो दे बोथ आर द डिफरेंट. ओके, बट साउंड आपको ऐसा सुनने में एक जैसा लगता है, बट नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. The force of friction existing between the two surfaces in contact
व्हेन वन ऑफ देम इज रोलिंग ओवर द अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट किया जा रहा है बिटवीन टू सरफेस, कोई भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट किया जा रहा है तो उनमें से एक जो है वो रोल कर रहा होगा दूसरे के ऊपर, जैसे इस पेपर के ऊपर ये पेन रोल कर रहा था, सो दैट इज नोन एज द रोलिंग फ्रिक्शन। एंड नेक्स्ट इज योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज when they are sliding upon one another with a uniform speed is called dynamic friction also। okay, sliding friction को हम dynamic friction भी बोलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड हो रहा होता है, फिसल रहा होता है, बट इट हैज़ अ कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म स्पीड ऑल्सो। ओके, तो इसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है, स्लाइड कर रहा होता है, सो दैट इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है, कारण क्या होते हैं, क्यों फ्रिक्शन अराइज होता है। व्हेन वन सरफेस मूव्स ओवर द अदर द ग्रुप्स एंड ridges get interlocked, the interlocking of the surface forwards the further movement give rise to friction। देखिए क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट या एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस जो है मूव कर रहा होता है तो उस सरफेस के ऊपर कुछ रिज एंड ग्रुप्स होते हैं। रिज एंड ग्रुप्स आपके हिल्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे से, तो वो क्या करते हैं आपस में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, जैसे लॉक होता है उस तरीके से इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, और उस इंटरलॉकिंग की वजह से जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है वो स्लिप नहीं कर पाता, मूव नहीं कर पाता इजीली, वो ऊपर से मूव नहीं कर पाता। दैट इज द रीज़न कि वहाँ पर फ्रिक्शन अराइज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स प्रूव दैट द फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये बताना है कि जो फ्रिक्शन है वो एक एविल भी है, अच्छाई भी तो होती है बट कुछ चीज़ों में बुराइयां भी होती है, सो लाइक दैट इट इज़ अ फ्रिक्शन एविल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ वी रोल अ बॉल, इस जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, एक बॉल को रोल किया, देन द बॉल रोल्स एंड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इट कम टू द रेस्ट। वो बॉल मूव होगी बट कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पोजिशन पर आ जाएगी, रुक जाएगी जाके। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्टिंग बिटवीन द बॉल। वो इसलिए होता है क्योंकि जो बॉल और ग्राउंड के बीच में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, लग रहा होता है, उसकी वजह से बॉल चलते चलते एक पोजीशन पर रेस्ट पे भी आ जाएगी। बट इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द बॉल विल कंटिन्यू टू रोल एंड इट विल नेवर स्टॉप। लेकिन क्या होगा, वो देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी बॉल को रोल करते हैं तो वो जाती है बट कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उस बॉल एंड ग्राउंड के बीच में कुछ प्रेशर क्रिएट होता है। बट अगर वही उसी की जगह पर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो बॉल कॉन्टिन्यूसली मूव करती हुई चली जाएगी और वो रुकेगी कभी नहीं, अगर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है तो। इसीलिए फ्रिक्शन एविल भी है एंड गुड भी होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर, गुड बाय।